हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जीके बूस्टर फॉर एचपीएससी करके आप सभी को पता है, हमने जीके की सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम नॉन टेक्निकल पार्ट जो है डिस्कस करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एचपीएससी एग्जाम के लिए, अन्य आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज हमारी जो क्लास है ये 15वीं क्लास है। ठीक है, आज हमारी कौन सी क्लास है? 15वीं क्लास है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं बता दूं कि हमारी जो टाइमिंग रहती है क्लास की वो रहती है शाम को 8:30 बजे। ठीक है, डेली शाम को मंडे टू सैटरडे हम डेली शाम को वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। 8:30 बजे इसका प्रीमियर होता है और मंडे टू सैटरडे क्लास रहती है। संडे को हम जो है जितनी भी हमारी क्लासें हुई होती है पूरे वीक में उनका रिवीजन करते हैं। 15वीं क्लास है, 14 क्लासें आपने नहीं देखी हैं, आप नए हैं तो वीडियो के एंड में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जो है प्ले लिस्ट का लिंक है। जो वीडियो है तो हमारी प्रीवियस वीडियो है, 14 लेक्चर जो लिए हैं इससे पहले, उन्हें आप देख सकते हैं। और इनकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले देखिएगा, जो बच्चे जेईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पे जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। मॉक टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में। आपका जो एग्जाम का प्रेशर होता है, ठीक है, उसको रिलीज करने के लिए, और साथ के साथ जो भी जिन बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी कमी आ रही है, ठीक है, आपको लग रहा है क्योंकि अब जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, कुछ एक कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। अब जो है आपका 200 नंबर का पेपर आएगा तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा सा इशू रहेगा आप लोगों को, तो आप जो है मॉक टेस्ट देके उस इशू को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो परीक्षा ऐप पे जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और आप परीक्षा ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस ऐप को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेक श्योर जब आप जो है टेस्ट सीरीज बाय करें तो आप हमारा कूपन जो है उसे यूज़ कर सकते हैं HP50। यहाँ से जो है आपको 50% का जो है डिस्काउंट डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, जब भी आप हमारा कूपन यूज़ करेंगे HP50 तो आपको 50% का जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे पुलिस के लिए भी मॉक टेस्ट है, आपके जेईटी के लिए भी मॉक टेस्ट है, अन्य जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो इस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई इशू है तो मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझे जो है डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से गुलेर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो गुलेर हमारी रियासत थी उसकी स्थापना की गई थी हरिचंद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आपके एग्जाम में? हमीरपुर बोर्ड क्या पूछता है? डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या पूछे जाते हैं कि ये जो स्थापना है या रियासत की जो स्थापना है कब की गई? तो 1405 में। कब की गई? 1405 में जो है इसकी स्थापना की गई। क्या आपको पता है गुलेर का जो ओल्ड नेम था वो क्या था? गुलेर जो रियासत थी इसका ओल्ड नेम था ग्वालियर। क्या नाम था? ग्वालियर। इसका जो ओल्ड नेम था वो था ग्वालियर। ठीक है, हरिचंद ने इसकी स्थापना की थी 1405 में। और इसके अलावा अगर हम बात करें वीरचंद, तो वीरचंद ने कहाँ की स्थापना की थी? इन्होंने महलोग जो रियासत है, महलोग रियासत की स्थापना की गई थी। शिवरामचंद्र या शिवरामचंद द्वारा जो है सिब्बा रियासत की स्थापना की गई थी। सिब्बा रियासत, ये जो गुलेरी रियासत थी इसी से टूटकर बाद में बनी थी सिब्बा रियासत। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी शिवरामचंद्र द्वारा। और शिवरनचंद की अगर हम बात करें तो इन्होंने डाडा सिब्बा जो रियासत थी उसकी स्थापना की थी। डाडा सिब्बा रियासत की स्थापना की थी। जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी उनके संस्थापक हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है एग्जाम में। और टोटल हमारी 30 रियासतें हैं जिनको मिलकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 1948 में। ठीक है, तो इतनी रियासतों के जो संस्थापक है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दामी घाटी किस जिले में स्थित है? दामी जो वैली है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दामी वैली लोकेटेड है? ये लोकेटेड है बिलासपुर के अंदर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? बिलासपुर के अंदर। बिलासपुर से कौन कौन सी घाटियां पूछी जाती है? 4 इंपॉर्टेंट है यहाँ की। ठीक है, दामी को मिला के 5 हो जाएगी। एक है आपकी सतलुज घाटी। सतलुज घाटी कहाँ पे है? बिलासपुर में। चैंतो वैली मोस्ट इंपोर्टेंट। चैंतो घाटी कहाँ पे है? चैंतो वैली जो है ये आपकी बिलासपुर में है। बांदलाधार मोस्ट इंपोर्टेंट। बांदलाधार भी कहाँ पे है? ये भी आपकी बिलासपुर में है। और एक और है लास्ट में बहादुरपुर धार कहाँ पे है? ये भी हमारी लोकेटेड है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो 5 घाटियां हैं आपको याद करनी है बिलासपुर से। धामी घाटी, सतलुज घाटी, चैंतो घाटी, बांदला घाटी और बहादुरपुर धार। और इसके अलावा अगर हम बात करें चंबा से, चंबा में कौन सी घाटी है? चंबा से जो पूछी जाती है वो है भटियात घाटी। ठीक है, और अगर हम बात करें उन्ना से हमने अभी पीछे जैसे डिस्कस किया था जसवां वैली। जसवां घाटी कहाँ पे है? जसवां या सवां दून वैली इसको बोल देते हैं। और मंडी, ठीक है, ये मंडी नहीं है, मंडी होगा यहाँ पे। मंडी जो है यहाँ से बहुत सारी घाटियाँ पूछी जाती है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट रही है वो है घोगरधार। ठीक है, घोगर घाटी जो है ये आपकी कहाँ पे है? मंडी में। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से जिले में कालासर झील स्थित है? कालासर जो लेक है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है? कौन से जिले में है हिमाचल प्रदेश के? तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। कालासर, सुखसर, कुमारवा और पंडोह।
ठीक है। कौन कौन सी लेक्स है मंडी में? पंडो जो है वो मैनमेड लेक है, रिवाल्सर भी है वहाँ पे एक लेक, सुखसार लेक भी है, कुमारवाह लेक भी है। ये सारी कहाँ पे है? ये सारी है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड। चंबा में कौन सी है? लामा लेक, मोस्ट इंपोर्टेंट, चंबा से पूछा जाएगा। लामा लेक, लामा लेक कहाँ पे है? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। और इसके अलावा खजियार लेक होगी, यहाँ पे आपकी घड़ासरू लेक होगी, ये दोनों कहाँ पे है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षक किंकरी देवी, किंकरी देवी किस जिले से संबंधित है? किंकरी देवी जो भी ये आपकी पर्यावरण संरक्षक थी, ठीक है, ये कहाँ से थी? ये थी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। हमारा बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। सिरमौर में कहाँ से? जो संगड़ा यहाँ का क्षेत्र है वहाँ से ये बिलोंग करती थी। और इन्हें एक अवार्ड मिला था, कौन सा? महारानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। कौन सा अवार्ड इनको दिया गया था? महारानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। और ये पर्यावरण संरक्षक थी, ठीक है। सिरमौर से ही क्या था? सिरमौर से ही कौन बिलोंग करते थे? वाई एस परमार। वाई एस परमार कौन थे? वाई एस परमार जो थे वो थे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो थे वाई एस परमार। और ये भी कहाँ से थे? ये भी सिरमौर से थे, बागथन से। बागथन जो एरिया है वहाँ से थे ये वाई एस परमार जी। महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहाँ स्थित है? महिषासुर जो टेम्पल है, महिषासुर मर्दिनी टेम्पल जो है वो लोकेटेड है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, हाटकोटी में। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ पे है? हाटकोटी शिमला में है महिषासुर मर्दिनी मंदिर। और इसके अलावा कौन कौन से मंदिर है शिमला के अंतर्गत जो कि पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? एक तो है भीमा काली टेम्पल सराहान में, और सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर ये कहाँ पे है? ये नीरथ में है। ये कहाँ पे है? नीरथ, जो कि पड़ता है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। सूर्य मंदिर एक इंडिया में भी है, हमारे भारत में भी। वो कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं। हमारी स्टेट में जो सूर्य मंदिर है वो है नीरथ, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तारा देवी मंदिर आल्सो लोकेटेड इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। और एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ का, कौन सा? कालीबाड़ी टेम्पल। कालीबाड़ी टेम्पल कहाँ पे है? ये भी शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। सोलन से जो है जटोली टेम्पल पूछा जाता है, सुन्नी देवी पूछा जाता है, ठीक है। शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया? जो हमारा कैलेंडर है जिसको हम बोलते हैं शक संवत, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर बन जाएगा कौन सा? सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टली कब शुरू किया गया? 78, ठीक है, 78 ईस्वी में जो है ये शुरू किया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। कौन से वंश का था ये था कुषाण वंश। कौन से वंश का राजा था ये कनिष्क? ये कुषाण वंश का जो है प्रसिद्ध राजा था। इनकी जो कैपिटल थी वो थी पुरुषपुर। कौन सी कैपिटल थी इनकी? पुरुषपुर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ से करा देता हूँ, 2-3 और करा देता हूँ। कि एक तो पूछा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया, जो हमारा कैलेंडर है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट किया कब? तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट किया 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को जो है भारतीय सरकार द्वारा शक संवत को जो है अडॉप्ट किया गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत्र। चैत्र जो है पहला इसका महीना होता है, ठीक है। कल आई थिंक, हाँ कल ही 22 मार्च है, कल से ये शुरू हो जाएगा। हमारा जो फर्स्ट महीना होता है चैत्र, वो कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 22 मार्च 1957 को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया। और आयुर्वेद का एक विद्वान था जिसका नाम था चर्क। क्या नाम था उसका? चर्क। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है चर्क किसके दरबार में रहता था? तो ये कनिष्क के दरबार में रहता था। किससे रिलेटेड है ये आयुर्वेद से रिलेटेड है, ठीक है। इसने कौन सी संहिता लिखी? चर्क संहिता। चर्क संहिता का जो लेखक है वो कौन है? चर्क है, जो कि किसके दरबार में रहा करता था? कनिष्क के दरबार में रहा करता था, ठीक है। और हमने परसों ही डिस्कस किया था कि इसी के शासनकाल में फोर्थ जो बौद्धिस्ट काउंसिल थी, फोर्थ जो बौद्ध संगीति थी, कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन में जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? वो कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विलय की नीति, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसे हम कहते हैं, किसके शासनकाल में? अब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। किसके शासनकाल में जो है समाप्त की गई? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके शासनकाल में समाप्त की गई? आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो ये किसके शासनकाल में जो है समाप्त की गई? ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में समाप्त की गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य विलय नीति का सिद्धांत जो था, इसको लेके कौन आया था? ठीक है, तो लेके आया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। किसने इंप्लीमेंट की थी? लॉर्ड डलहौजी ने जो है इसे इंप्लीमेंट किया था, लेकिन इसको जो समाप्त किया गया वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया। इसका जो शासनकाल था वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1856 से लेकर 62 तक इसका शासनकाल रहा था, ठीक है। इसके शासनकाल में क्या हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट 1857 की क्रांति।
क्वेश्चन क्या बनता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, ठीक है, उस समय जो है हमारे वायसराय कौन था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हमारा। और लॉर्ड डलहौजी इनसे पहले थे, ठीक है, ये 1848 में आए थे और इनके शासनकाल में बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तो ये लेके आए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता था कि जो राज्य है, जो रियासतें होती थी पहले, उनका विलय कर दिया जाता था ब्रिटिशर के अंदर, ठीक है। कुछ एक में कुछ शासन का आरोप लगा दिया, जैसे अवध वगैरह थे, और कुछ एक में जैसे राजा की मृत्यु हो जाती है, कुछ और हो जाता है, ठीक है, वहाँ का शासन अगर नहीं चल पाता तो ये जो है अपने अंडर ले लेते थे। और सिक्किम पर सबसे पहले जो कब्जा किया था लॉर्ड डलहौजी ने ही। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जो रियासत थी वो कौन सी थी, तो सितारा। सितारा पर सबसे पहले, सितारा को जो है सबसे पहले ऐड किया गया। और हमारी हिमाचल की भी एक रियासत थी बघाट रियासत, बघाट रियासत को भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा ही जो है ऐड कर लिया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। आर्मी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे, शिमला में, आर्मी ट्रेनिंग का जो हेडक्वार्टर है शिमला में, वो भी किसके द्वारा स्थापित किया, लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। और इसी के समय इसको जो है रेलवे का जनक कहा जाता है इंडिया में। 1853 में जो है भारत की पहली जो है ट्रेन है वो चली थी, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो ट्रेन चली थी। नेक्स्ट क्या है, मावरी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। मावरी जो ट्राइब है ये मेनली कहाँ की है, ये ट्राइब मेनली है न्यूजीलैंड की। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। मावरी जो ट्राइब है ये कहाँ की है, ये बेसिकली न्यूजीलैंड की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कुछ एक देशों की जो ट्राइब्स है वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। उत्तरी अमेरिका की सभी को पता है रेड इंडियंस, रेड इंडियंस कहाँ के हैं, ये आपकी नॉर्थ अमेरिका की है, यानी उत्तरी अमेरिका की है। ब्राज़ील, ब्राज़ील की मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या नाम है इसका, बोरो जनजाति। बोरो ट्राइब कहाँ की है, ब्राज़ील की है। कांगो की ट्राइब का नाम है पिग्मीज, पिग्मी, पिग्मीज जो है ये कहाँ के है, ये ट्राइब है आपकी कांगो की, ठीक है। और ग्रीनलैंड जो है, वहाँ ग्रीनलैंड हो गया आपका, कनाडा हो गया, वहाँ पे है अस्किमो। म्यूराक्सी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। म्यूराक्सी जो नदी घाटी परियोजना है ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी है यहाँ पे, एक है फरक्का, फरक्का नदी परियोजना, ये भी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल पे है। और दूसरी है, दुर्गा पूजा होती है ना यहाँ पे, तो दुर्गा बैराक, दुर्गा पूजा कहाँ की फेमस है, वेस्ट बंगाल की, तो दुर्गा बैराक ये आपकी नदी घाटी परियोजना है, ये कहाँ पे है, ये भी आपकी पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड में है। और अगर हम बात करें जम्मू, जम्मू कश्मीर की कौन सी पूछी जाती है, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कहाँ पे है, तुलबुल परियोजना है जम्मू कश्मीर में। उड़ीसा में हीराकुंड। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में, तो नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है आपका, वो कहाँ पे है, नदी घाटी जो परियोजना है ये आपकी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति वर्णित है, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है उसकी जो पावर है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है, ठीक है, तो इसका वर्णन दिया गया है आर्टिकल 123 में। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, ठीक है, जैसे संसद का सत्र नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट हमारे को कानून लेके आना चाहिए, तो राष्ट्रपति जो है उस समय अध्यादेश जारी कर देता है। और जिसका जो काम होता है, ठीक है, जिसकी जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो जो गवर्नमेंट लोकसभा से बिल पास करेगी, राज्यसभा से पास करेगी, ठीक है, उसी के बराबर होती है। कोई भी बिल आता है, ठीक है, उसको एक्ट बनने के लिए पहले लोकसभा में जाना पड़ता है, राज्यसभा में जाना पड़ता है, फिर जो है प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है आर्टिकल 123 में, कि बिना लोकसभा राज्यसभा जब इस जो है सत्र में नहीं है तब जो है डायरेक्टली अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक टेन्योर है कि जैसे ही संसद का सत्र चलेगा, जैसे ही संसद का सत्र चलेगा, तो ये कितने हफ्ते में, 6 वीक, 6 हफ्ते के अंदर जो है ये जो आपका कानून है, जो भी अध्यादेश जारी हुआ है, उसको जो है मंजूरी मिलनी चाहिए इनमें, राज्यसभा और लोकसभा में, ठीक है। तो 6 हफ्ते के लिए जो है जारी रहता है संसद सत्र के शुरू होने के बाद। और राष्ट्रपति किसमें जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, तो कौन सी सूची में, तो राज्य सूची, राज्य सूची के जो विषय है वहाँ पे जो है अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 61 की बात करें तो इसमें जो है महाभियोग के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, महाभियोग का मतलब है उन्हें हटाया जाने के बारे में, ठीक है, महाभियोग चलाया जा सकता है अगर वो कुछ गलत निर्णय करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 54 की, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उनका जो इलेक्शन है, उसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है साइंस का क्वेश्चन है, जल में नमक के मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृष्ठ तनाव, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन,
ठीक है, इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, सरफेस टेंशन। जब हम नमक को जो है वाटर में ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सरफेस टेंशन उसका इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, आपका फोर्स अपॉन लेंथ के ऊपर होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, आपको याद करना है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे बाइनोक्यूलर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। अगर हम बात करें क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर का यूज़ किया जाता है जो भी हमारे जलयान होते हैं, ठीक है, जो समुद्रों में चलते हैं जलयान, शिप्स वगैरह, तो उनमें जो है सही समय का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें एनेमोमीटर की, तो हवा की पावर कितनी है, उसकी गति क्या है, ठीक है, उसके मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और सेक्सटेंट की अगर हम बात करें तो हाइट को मेजर करने के लिए जो है सेक्सटेंट का यूज़ किया जाता है। वाटर गैस का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस को हम लिखते हैं H2 + CO, हाइड्रोजन + कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी हाइड्रोजन हो गए आपके, ठीक है, एल्कोहल वगैरह हो गए, उनके निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो सेकंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। ये है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड + नाइट्रोजन। इसको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस। इसका यूज़ किया जाता है कांच बनाने में, जो आपका कांच है उसको बनाने में जो है इसका यूज़ किया जाता है प्रोड्यूसर गैस का। किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन शुरू किया है। कौन से देश ने जो है हाल ही में बेटर हेल्थ स्मोक कैंपेन शुरू किया है, तो यूके द्वारा जो है ये शुरू किया गया है, यूके द्वारा। ठीक है, स्मोकिंग के क्या प्रभाव है ये सब जो है इसमें बताया जाएगा। तो क्विट स्मोकिंग के लिए है, और जो है इसका लक्ष्य है, यूके का लक्ष्य है कि 2030 तक जो है स्मोक फ्री करना है यूके को। कब तक, 2030 तक। सोबह अल खालिद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सोबह अल खालिद जो है ये बने हैं कहाँ के, कुवैत के नए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। चिली, चिली से हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि चिली ने जो है अपना नया जो है संविधान है उसका ड्राफ्ट जो है तैयार किया है, ठीक है, उसका मसौदा तैयार किया है। तो चिली के भी नए जो है अभी प्रेसिडेंट बने हैं, जिनका नाम है क्या आपका, गैरिल बोरिक करके। ठीक है, गैरिल बोरिक जो है यहाँ के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं। विच कंट्री इज़ द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स। हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। विच कंट्री इज़ द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी नया मेंबर कंट्री कौन बन गया है, तो ये बन गया है इजिप्ट। कौन सा कंट्री, इजिप्ट जो है इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने, ठीक है, कितने बाघों की जो है वो मौत हुई है, कितने बाघों की मौत हुई है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मौत हुई है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। जब हमारा कल 16वां लेक्चर आएगा, ठीक है, 16 जो हमारा लेक्चर आएगा, तब जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तब मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। आपका जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।